जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत के जो भी तटीय सीमा थी, भारत के जो भी तटीय सीमा वाले जो राज्य थे दोस्तों, उनके बारे में पढ़ा था कि कितने दोस्तों पश्चिमी तटीय राज्य हैं और कितने पूर्वी तटीय राज्य हैं, और कौन कौन से राज्य दोस्तों ऐसे पश्चिमी तटीय राज्य हैं जो कि अरब सागर से अरब सागर से टच होते हैं, यानी कि अपनी सीमा बनाते हैं। और ऐसे ऐसे कितने राज्य हैं जो कि दोस्तों ऐसे कितने राज्य हैं जो कि दोस्तों अपनी बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने भारत के जो भी पश्चिमी तटीय राज्य थे और पूर्वी तटीय राज्यों के बारे में पढ़ा था, जो कि दोस्तों 9 थे। उनके बारे में सभी डीप से हमने पढ़ा था, और आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन क्या होता है? यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों भारत भारत का जो भौतिक विभाजन के आधार पर हम भारत को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भारत को अगर हम दोस्तों पहाड़ों में डिवाइड करेंगे और मैदानों में भी पढ़ेंगे, और इस तरीके से दोस्तों मरुस्थल हो गया, तो इस तरीके से डिवाइड जो किया जाता है दोस्तों भारत को, तो उसी को भौतिक विभाजन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने जो भारत का जो भौतिक विभाजन जो किया जाता है वो 6 प्रकार से किया जाता है। यानी कि भारत का जो विभाजन है दोस्तों 6 तरीके से किया जा सकता है। अगर दोस्तों हम पहला विभाजन की बात करते हैं तो यह दोस्तों भारत के उत्तर की तरफ है। और जो कि दोस्तों आपने देखा होगा कि उत्तर की तरफ जो भी पर्वत बनाए जाते हैं, तो यह भी एक भौतिक विभाजन का भाग है। तो दोस्तों पहला जो भौतिक विभाजन है हमारा, वो है उत्तर के पर्वत है। इसमें दोस्तों हम जितने भी उत्तर के पर्वत हैं उनके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो भौतिक विभाजन है दोस्तों, वो हमारा उत्तर के मैदान है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का क्षेत्र कवर करता है। और तीसरा जो विभाजन है दोस्तों हमारा है भारतीय मरुस्थल। तीसरा जो भौतिक विभाजन है वो है दोस्तों हमारा भारतीय मरुस्थल। और इसमें दोस्तों हम गुजरात यह जो भारतीय मरुस्थल जो है दोस्तों, गुजरात से लेकर दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, और थोड़ा बहुत दोस्तों हरियाणा में भी इसका क्षेत्र पड़ता है। और चौथा जो विभाजन है दोस्तों वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें हम पठारों के बारे में जानेंगे, यानी कि प्लेट्यू के बारे में जानेंगे। और दोस्तों ये पॉइंट वाली जगह है, ये दोस्तों तटीय मैदान है। पांचवा जो हमारा भौतिक विभाजन है वो दोस्तों तटीय मैदान है। और लास्ट में दोस्तों जो छठवां जो हमारा भौतिक विभाजन है वो दोस्तों द्वीपों से रिलेटेड है, यानी कि ये आपका लक्षद्वीप है। इस तरीके से छोटे छोटे जो द्वीप हैं दोस्तों, ये द्वीपों का समूह इसको कहते हैं। अगर सभी द्वीपों को मिला देंगे, ये अंडमान निकोबार के समूह हो गए, और अंडमान निकोबार के द्वीपों का समूह हो गया ये दोस्तों, और ये आपके लक्षद्वीप की तरफ ये आपके द्वीप हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों एक द्वीप समूह बनाया जाता है, और जिसे हम ग्रुप ऑफ आइसलैंड कहते हैं। और यह भी दोस्तों एक भारत का भौतिक विभाजन है। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो भारत का भौतिक विभाजन है वो 6 प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है। और दोस्तों अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है भारत का। और अगर हम इस एरिया को अगर हम 100% मानते हैं, और इसी 100% में दोस्तों हम भारत के जो भौतिक विभाजन 6 भौतिक विभाजन है, तो उनमें दोस्तों इसी परसेंटेज को बांट देंगे। जैसे कि मैदान में कुछ परसेंटेज जाएगा, और कुछ पठार दोस्तों प्लेट्यू कुछ परसेंटेज ऑक्यूपाइड करेंगे इसमें से, और कुछ दोस्तों पहाड़ी भी कुछ परसेंटेज में होंगे। इस तरीके से ये 100% अपना दोस्तों 6 प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला दोस्तों जो भौतिक विभाजन है वो मैदान है दोस्तों। मैदान जो कि भारत के पूरे एरिया का दोस्तों 43.5% कवर करता है। यानी कि भारत में दोस्तों जो मैदान है, जो उत्तर के मैदान है, वो दोस्तों 43.5% पर विस्तृत हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसी तरह से दोस्तों यानी कि मैदान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 43.5%, इतने परसेंट पर दोस्तों मैदानों का विस्तार है। इसी तरीके से दोस्तों पठारों का भी 27.5% तक विस्तार है। और इसी तरीके से पहाड़ी यानी कि हिल्स का भी 18.5% तक विस्तार है।
और पर्वतों का भी दोस्तों 10.5% तक इसका भी विस्तार है। यानी कि दोस्तों मैदान इतना कवर 43% कवर करते हैं पूरे भारत के एरिया का, और पठार दोस्तों 27.5% कवर करते हैं पूरे भारत का। और इसी तरीके से पहाड़ी भी एरिया है दोस्तों, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना 18.5% कम कवर करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों पर्वत भी कवर करता है। अब दोस्तों बात होती है कि ये जो भारत के 6 भौतिक विभाजन जो किए गए हैं, वो उसमें से दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तर के पर्वत हैं। आप सभी ने उत्तर की तरफ देखे होंगे, उत्तर भारत की तरफ बहुत पर्वत पड़ते हैं। तो सबसे पहला विभाजन जो दोस्तों उत्तर के पर्वत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर पर्वत के बाद दोस्तों फिर हम मैदानों के बारे में भी जानेंगे, और दोस्तों इसके साथ मरुस्थलों के भी बारे में जानेंगे, और प्रायद्वीप पठारों के बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों जो आपका दोस्तों तटीय मैदान हो गए, इसके बारे में भी जानेंगे, और आपके जो द्वीप समूह हैं उसके भी बारे में जानेंगे। आज हम दोस्तों उत्तर पर्वत के बारे में आपको बताने वाले हैं। उत्तर के पर्वत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपने दो शब्द बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एक पर्वत और एक पठार। यानी कि ये दोस्तों माउंटेन हो जाएगा, और ये आपका हिल हो जाएगा, यानी जिसे हम पहाड़ी कहते हैं। दोस्तों इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, पर्वत और पहाड़ी में जो कॉमन है, इन दोनों में दोस्तों चोटी यानी शिखर होता है, यानी कि पीक इन दोनों में होता है। यानी पर्वत में भी पीक होती है, चोटी होती है, और पहाड़ी में भी चोटी होती है। और लेकिन दोस्तों बात करते हैं, जब अगर यदि पर्वत अगर कोई भी हमारे पास पर्वत है, अगर इसकी दोस्तों इसकी चोटी की जो ऊंचाई है, अगर वो 600 मीटर से अगर दोस्तों अधिक है, अगर किसी भी पर्वत की चोटी की ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर से अधिक है, तो वो हमारा पर्वत हो जाता है। अगर दोस्तों 600 मीटर से अगर किसी भी पर्वत की चोटी अगर दोस्तों किसी भी पर्वत की अगर चोटी अगर 600 मीटर से नीचे है, तो वो हमारा पहाड़ी एरिया हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप इसके किससे कह सकते हो कि यदि यदि पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई 600 मीटर से अगर ज़्यादा है, तो पर्वत हमारा पर्वत होगा। और अगर अगर दोस्तों पर्वत की चोटी की ऊंचाई अगर 600 मीटर से अगर कम है, तो हमारा पहाड़ी होगा। तो यही दोस्तों इसमें दे रखा है। हमारे पास ये दोस्तों पर्वत है, इसकी एक चोटी है। अगर चोटी अगर दोस्तों 600 मीटर से ऊपर अगर जाती है, तो दोस्तों वह पर्वत होगा। अगर चोटी से अगर 600 मीटर अगर नीचे है दोस्तों, चोटी अगर हमारी 600 मीटर से नीचे है, तो वो हमारा पहाड़ी होगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि पर्वत की जो चोटी है उसकी ऊंचाई दोस्तों अगर 600 मीटर से अधिक होती है, तो पर्वत हो जाता है। अगर दोस्तों पर्वत की चोटी की ऊंचाई अगर 600 मीटर से अगर कम है, अगर नीचे है, तो वो हमारा पहाड़ी हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पर्वत श्रेणियों के बारे में, यानी कि माउंटेन रेंज इसे कहते हैं। माउंटेन रेंज की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें पर्वत श्रेणी में एक क्रमबद्ध से, यानी कि एक क्रम के अंदर ही बहुत सारी चोटियां देखने के लिए मिलती हैं। एक क्रमबद्ध अनुसार बहुत सारी चोटियां यहाँ पर क्रमबद्ध अनुसार दोस्तों बहुत सारी चोटियां देखने के लिए मिलती हैं। तो वो ही होता है दोस्तों पर्वत श्रेणी, उसी को ही कहते हैं हम माउंटेन रेंज। यानी कि दोस्तों एक क्रम के अंदर बहुत सारी चोटियां देखने को मिलें, तो उसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो यही दोस्तों एक क्रम होना चाहिए चोटियों का, तो उसको ही मिला के हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसको हम दोस्तों जब दोस्तों आप लोग जैसे कि आप लोग देखोगे कि एक पर्वत के अंदर जैसे एक पर्वत के अंदर एक पर्वत के अंदर दोस्तों एक से अधिक पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं। जैसे एक तो ये पर्वत जैसे कि दोस्तों आपकी काराकोरम एक पर्वत श्रेणी हो गई, और आपकी लद्दाख दोस्तों एक जास्कर, ये पर्वत श्रेणियां हैं। इन्हीं को मिलकर दोस्तों एक पर्वत भी बनता है। यानी कि इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पर्वत के अंदर एक से ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएं जो हो सकती हैं। जैसे हिमालय पर्वत के अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पर कभी भी देखना कि जितने जो भी पर्वतीय शहर होते हैं, सिटी होते हैं, तो वो पर्वत के अंदर शहर बसे होते हैं। तो दोस्तों तो वो आपको लगता होगा पर्वतों पर बसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पर्वतों पर नहीं बसे होते हैं। वो जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की जो घाटियां होती हैं, यानी कि पर्वतों के जो बीच बीच में जो स्थान होता है,
उन पर ये शहर बसे होते हैं, सिटी बसे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुल्लू है, मनाली है, धर्मशाला, ये सब सिटी जो शहर बसे हुए हैं वो घाटियों में बसे हुए हैं, ना कि पर्वतों पर। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों पठार की। पठार क्या होता है दोस्तों? पठार कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये भी एक पर्वत का भाई होता है, पर्वत जैसा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें इसमें चोटी नहीं होती है, पठार में एक चोटी नहीं होती है, और यह जमीन से उठा उठा हुआ होता है। जमीन से उठा हुआ होता है पठार, और ऊपर जाके यह प्लेन हो जाता है, यानी समतल हो जाता है। और दोस्तों इससे 300 मीटर की दूरी से इसको देखा जा सकता है। यही होता है दोस्तों पठार आपका। पठार क्या होता है? यह जमीन से दोस्तों उठा हुआ होता है। जमीन से जमीन से उठा हुआ होता है, ऊपर से ये प्लेन होता है, समतल होता है, और इसको दोस्तों हम 300 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। इसी को कहा है ये हाईलैंड एरिया होता है। यही दोस्तों आपका पठार होता है। अब दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ये दोस्तों, ये हमारी जो है, ये है हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी। श्रेणी मैंने आपको बताया था कि एक जब जब क्रमबद्ध अनुसार बहुत सारी दोस्तों चोटियाँ, एक क्रम के अनुसार दोस्तों बहुत सारी चोटियाँ जब हमको देखने के लिए मिलें, तो वो होती है पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि माउंटेन रेंज। तो एक दोस्तों काराकोरम हमारी है पर्वत श्रृंखला, और एक हमारी है लद्दाख। एक लद्दाख है हमारी पर्वत श्रृंखला, और एक दोस्तों है हमारी जास्कर। एक है दोस्तों हमारी जास्कर, ये आपकी जास्कर हो गई। जास्कर हमारी पर्वत श्रृंखला। लेकिन दोस्तों लद्दाख और जास्कर के बीच में एक और पर्वत श्रृंखला होती है जिसको हम कैलाश कहते हैं, कैलाश पर्वत श्रृंखला। यह दोस्तों यहाँ पर शिव जी भगवान जी जो भगवान महादेव जी थे, वो भी कैलाश पर्वत पर ही रहते थे। तो दोस्तों जो तीन तीन जो पर्वत श्रृंखलाएं, एक काराकोरम और एक दोस्तों लद्दाख और एक जास्कर, ये तीनों भारत के अंदर आती हैं। ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं, ये तीनों दोस्तों भारत के अंदर आती हैं। लेकिन एक कैलाश जो है, ये दोस्तों ये आपकी तिब्बत में पड़ती है। तो दोस्तों ये चारों जो चारों ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसी को इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाकर हम दोस्तों कहते हैं ट्रांस हिमालय। यानी जब ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, तो इन्हीं को मिला के दोस्तों कहा जाता है कि ये ट्रांस हिमालय है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ट्रांस हिमालय समझ में आया होगा क्या होता है ट्रांस हिमालय। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि एक पर्वत के अंदर एक से अधिक श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं। यानी कि जब हम एक पर्वत में दोस्तों एक से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं। और पर्वत श्रृंखलाएं क्या थी कि दोस्तों एक क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध अनुसार दोस्तों इसमें बहुत सारी चोटियां देखने के लिए मिलती हैं। तो वही आपकी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। तो इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाकर एक पर्वत बनता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसी के जब नीचे दोस्तों बढ़ते हैं, आपको दोस्तों हिमालय के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके जब नीचे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह हमारा महान हिमालय की श्रेणियाँ पड़ती हैं। महान हिमालय की पर्वत की श्रेणियाँ हैं। और इसके नीचे दोस्तों जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है लघु हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। ये दोस्तों महान हिमालय पड़ता है, फिर लघु हिमालय पड़ता है, ये दोस्तों ये हमारा है शिवालिक श्रेणियाँ। तो इसी तरीके से दोस्तों इन तीनों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर दोस्तों हमारा बनता है हिमालय पर्वत। आपको दोस्तों ये यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, ये ट्रांस हिमालय और हिमालय ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोस्तों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। और ट्रांस हिमालय दोस्तों ये पामीर ग्रंथि का एक भाग है, जो कि दोस्तों पामीर के पठार का, पामीर ग्रंथि दोस्तों एक पामीर का जो पठार है, तिब्बत में पामीर का पठार है, उसका एक भाग माना जाता है। ट्रांस हिमालय दोस्तों पूरा अलग तरीका से हिमालय पर्वत से अलग है। ये ट्रांस हिमालय दोस्तों पहले बन चुका था, और पहले बन चुका है, ये पुराना हिमालय है। और ये दोस्तों बाद में बना है, हिमालय पर्वत बाद में बना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय किस किस प्रकार किन को मिलाकर बनता है। ये जो चारों पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चारों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर दोस्तों हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं तो यह हिमालय दोस्तों पुराना पर्वत है, जो मैंने आपको बता दिया।
और इसका नाम दोस्तों अन्य नाम है एक परा हिमालय। यानी कि दोस्तों परा हिमालय इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह हिमालय को भी पार करके है। ये दोस्तों हमारा हिमालय को भी पार करके ये हमारा परा हिमालय है, इसलिए हम इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय के अंदर दोस्तों 4 माउंटेन रेंज आती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इन चारों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, चारों रेंज के बारे में। और इनमें से दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियां जो कि भारत में आती हैं, पड़ती हैं आपकी। और कैलाश पर्वत श्रेणी है जो कि दोस्तों बाहर यानी कि तिब्बत में यह पड़ती है, यानी कि लोकेटेड है। और अगर हम दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो काराकोरम की दोस्तों इसका जो पुराना नाम है, यानी कि पहला जो नाम है इसका, वो कृष्णगिरी के नाम से इसको जानते हैं। और भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, क्योंकि दोस्तों वो ऊपर है आपके भारत के, उत्तरी भारत में स्थित है काराकोरम श्रेणी। तो इसलिए इसलिए इसको कहा जाता है कि यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसको दोस्तों एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और यह दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आपको यह भी याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही दोस्तों एक सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, यानी कि हाईएस्ट पीक K2। ये दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पड़ती है, एक K2 सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की। और इसे गोडविन आस्टिन कहा जाता है, जिसकी हाइट 8,611 मीटर है। और यह दोस्तों K2 जो स्थित है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, यानी कि ये पाक अधिकृत क्षेत्र है दोस्तों। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि दोस्तों ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में दोस्तों 4 प्रमुख हिमनद पड़ते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े हिमखंड, यानी कि बर्फ से बने हुए हिमखंड, यानी कि अब हिम से यानी दोस्तों बर्फ हो गई, और नद से मतलब एक बड़ा क्षेत्र, यानी दोस्तों बर्फ का एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसी को हम हिमनद कहते हैं, यानी कि मेजर ग्लेशियर। आपने सभी जानते होंगे कि जो बर्फ से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बने होते हैं, यानी कि जो जो पहाड़ बना लेते हैं, एक तरीके से पर्वत बना लेते हैं बर्फ से ढक ढक कर, तो उसी को दोस्तों हिमनद कहा जाता है, जो कि ये पिघलते रहते हैं। इसमें सबसे पहला जो दोस्तों मेजर ग्लेशियर है वो सियाचिन है। और सियाचिन की बात करते हैं दोस्तों, यह नुब्रा घाटी में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सियाचिन किस घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में यह स्थित है। यह दोस्तों सियाचिन पहले पाकिस्तान के अधिकार में आता था, लेकिन बाद में भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर दोस्तों इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और अपना 1984 में सियाचिन पर अपना अधिकार कर लिया था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, सियाचिन जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी कि यह दोस्तों सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इसके बाद दोस्तों दूसरा एक ग्लेशियर पड़ता है, ब्याको कहते हैं जिसे, और तीसरा एक बाल्टोरा है, और चौथा एक हिस्पर है। इस तरीके से चारों ये दोस्तों इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट जो पर्वत श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी है, और यह भी दोस्तों भारत में ही स्थित है। और लद्दाख श्रेणी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह सिंधु नदी, यहाँ पर दोस्तों एक सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी जो बहती है दोस्तों लद्दाख और जास्कर के मध्य यह प्रवाहित होती है। यानी कि दोस्तों जो सिंधु नदी है कहीं ना कहीं ये अपना भारत का नॉर्थन पार्ट है दोस्तों। और यहाँ पर अगर यहाँ ये बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तिब्बत की ओर से सिंधु नदी का निकलना होता है, और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और ये दोस्तों सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई और ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से निकलती है, और फिर अपने पंजाब में वो पाकिस्तान में यह इधर इधर पहुँच जाती है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के मध्य मध्य प्रवाहित होती है। अगर दोस्तों लद्दाख श्रेणी की पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लद्दाख मरुस्थल भी है, और इसको ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। ठंडा मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है, लद्दाख मरुस्थल को। और यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है लद्दाख श्रेणी में दोस्तों, लेह शहर, और जहाँ जिस जगह पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला शहर है दोस्तों लेह।
और दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही एक सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी चोटी, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। और यह सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, यानी कि ये दोस्तों विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। जैसे कि हम दोस्तों पर्वतों पर चढ़ते हैं तो आराम से, ऐसे पर्वत होते हैं तो उन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। अगर दोस्तों इस तरीके के पर्वत हों तब, तो ये दोस्तों इसी इसी को ही कहा जाता है कि ये बिल्कुल ढलान वाला है, तुरंत ढलान वाला। तो ऐसे पर्वतों पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो ये राकापोसी चोटी है जो दोस्तों एक सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख जो है हमारा, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। और दोस्तों लद्दाख के बाद आता है हमारा जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी की कोई खास बात नहीं दोस्तों। जास्कर श्रेणी के बाद जो आता है दोस्तों कैलाश श्रेणी। कैलाश जो श्रेणी है महादेव का दोस्तों, यहाँ पर ही महादेव जो बैठते थे वो यहाँ रहते थे कैलाश श्रेणी पर, और जो कि आपकी तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम हिमालय की, क्योंकि हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। ट्रांस हिमालय के बारे में दोस्तों इसकी 4 जो भी पर्वत श्रेणियाँ थी उसके बारे में ही जान चुके। एक आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर बीच में आप, और दोस्तों एक पड़ती है आपके बीच में कैलाश श्रेणी। इन चारों श्रेणियों को मिलाकर हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से दोस्तों हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। अगर दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति से पहले मैं आपको बता देता हूँ हिमालय किस तरीके का पर्वत है। यह दोस्तों विश्व का सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है, यानी कि सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। और इसे नवीनतम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, और इसी को दोस्तों बलित पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, तो आपको ये मैप इसमें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस ये पॉइंट समझाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हमारे जो अभी पृथ्वी पर दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। 7 हमारे महाद्वीप हैं और हमारे पास 5 महासागर हैं। ये दोस्तों 7 महाद्वीप अभी अलग अलग हो गए, लेकिन इससे पहले ये जो 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। आपस में ये जुड़े थे और एक प्लेट से जुड़े हुए, तो उस प्लेट को कहा जाता था टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता था। और इसी प्लेट के चारों तरफ एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ था। और इस पानी को दोस्तों बोला जाता, यही पानी दोस्तों ये महासागर था। इन्हीं को दोस्तों यही पानी जो था वो महासागर था। इस ये भी दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट के ही पास में पूरा पानी, ये चारों तरफ पानी था। और पानी भी दोस्तों इन्हीं महाद्वीपों से ही जुड़ा था, यानी कि इसी जो ये महासागर है दोस्तों इन्हीं महाद्वीपों से पानी जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये जो 7 महाद्वीप थे एक टेक्टोनिक प्लेट पर थे। तो बाद में चलकर इसी टेक्टोनिक प्लेट का जो नाम दिया है, टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं दोस्तों इसको जो जाना जाता है वो पेंजिया लैंड के नाम से जाना जाता है। इसी पेंजिया लैंड पर दोस्तों ये 7 महाद्वीप हमारे जो अभी अलग अलग हैं, ये 7 महाद्वीप दोस्तों इसी पेंजिया लैंड पर स्थित थे। और जो हमारे जो 5 महासागर हैं ये दोस्तों इस पेंजिया लैंड के चारों तरफ स्थित थे, पानी के फॉर्म में दोस्तों, पानी के रूप में ये चारों तरफ स्थित थे। और इसी को दोस्तों, इसी पानी वाले क्षेत्र को हम कहते थे पैंथलासा। क्या कहते थे दोस्तों, इसी जो पानी वाला क्षेत्र था इसी को कहा जाता था पैंथलासा वाटर। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये जो पेंजिया वाला ये पेंजिया जो थी दोस्तों, यह पूरा जमीन थी। अभी हमारी जो पृथ्वी पर जितना भी जमीन वाला भाग है दोस्तों, ये सब पेंजिया वाला भाग था। और अभी जो पानी पानी का जो दोस्तों भाग है, और ये जो दोस्तों पानी का जो पूरा भाग है अभी हमारे पृथ्वी पर जो महासागर बने हुए हैं, ये दोस्तों पैंथलासा के ही है। इस पूरे पानी को दोस्तों हम, ये चारों तरफ जो पानी था ये पैंथलासा का भाग है। जमीन वाला पूरा भाग दोस्तों हमारा पेंजिया का भाग है, और पानी वाला ये पूरा भाग ये पैंथलासा है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। जो महासागर अभी आपको दिखते हैं, ये पहले एक जगह पानी हुआ करता था। अभी अभी आपको ये महासागर, जितने भी महासागर दिखते हैं, जैसे कि आपके पास यानी प्रशांत महासागर हो गया, और आपका अटलांटिक महासागर हो गया, और ये आर्कटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिका महासागर हो गया, इसी को दोस्तों हम दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। और एक आपका हिंद महासागर हो गया।
ये दोस्तों जो भी महासागर, जितने भी महासागर, ये 5 महासागर जो थे, यह पहले ये एक जगह पर देखने के लिए मिलते थे। तो एक जगह पर ये मिलते थे, इसी पानी को दोस्तों पैंथलासा कहा जाता है। और ये जो 7 महाद्वीप आप देखते हो, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और आपका साउथ अफ्रीका हो गया, आपका यूरोप हो गया, एशिया हो गया, और ये आपका दोस्तों अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अंटार्कटिका हो गया। ये दोस्तों जितने भी 7 महाद्वीप हैं, ये आपस में एक जगह पर जुड़े थे। इसको हम पेंजिया लैंड कहते थे। आई होप दोस्तों अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बाद में दोस्तों इस पेंजिया लैंड में आंतरिक जब बल लगा, आंतरिक आंतरिक बल के कारण यह दोस्तों पेंजिया लैंड अलग अलग भागों में टूट गया। जब दोस्तों अलग अलग भागों में टूट गया, तो ऊपर वाला जो बना वो आपका अंगारा लैंड कहा गया उसको। यानी कि ये अलग अलग 2 भागों में यहाँ से टूट गया। तो ऊपर वाला जो भाग दोस्तों कहा गया इसको, आपका ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा गया अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला जो भाग है उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों अब जब पेंजिया 2 भागों में अलग अलग टूटेगा, तो ये पेंथलासा का जो वाटर था ये भी आपस में चारों तरफ बिखर गया, टूट गया। इधर इसके बीच में भी ये दोस्तों जल भर गया, और ये जब दोस्तों यह जल जो टूटा, पेंथलासा का पानी जो आपस में ये टूटा बिखरा, और इसी जल को यानी कहा गया दोस्तों टैथिस सागर। यह जल जो बिखरा दोस्तों, इसी को कहा गया, इसी सागर को, पेंथलासा सागर को ही दोस्तों कहा गया टैथिस सागर। ये पेंथलासा जो पानी का पूरा पूरा भरा हुआ भाग था, और ये जब पानी बिखर गया तो इसको दोस्तों कहा गया टैथिस सागर। नेक्स्ट दोस्तों हम पॉइंट की बात करते हैं। जब अंगारा लैंड में दोस्तों, ये अंगारा लैंड में भी क्या हुआ कि अलग अलग प्लेटें टूटने लगी थी। अंगारा लैंड में जो अलग अलग प्लेटें थी वो भी टूट गई। अब इसमें अंगारा लैंड में दोस्तों जो प्लेटें टूटी, जो दोस्तों प्लेट एक टूटी ऊपर, ये नॉर्थ अमेरिका वाली टूट गई, और दूसरी दोस्तों अंगारा लैंड के टूटने पर दोस्तों एक नॉर्थ अमेरिका बना, और दूसरा आपका ग्रीनलैंड बना, और अंगारा लैंड के टूटने के बाद दोस्तों आपकी ये यूरेशिया बना। यूरेशिया में दोस्तों आपका यूरोप है और एशिया है। इसी तरीके से दोस्तों गोंडवाना लैंड के टूटने पर गोंडवाना लैंड में दोस्तों कुछ प्लेटें बनी, एक साउथ अमेरिका और अफ्रीका और इंडिया की प्लेट, और ऑस्ट्रेलिया की और अंटार्कटिका की, ये प्लेटें बनी दोस्तों। जब ये दोस्तों अंगारा लैंड की भी कुछ प्लेटें बन गई, और आपकी गोंडवाना लैंड में भी कुछ प्लेटें बन गई, तो दोस्तों ये इंडियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। इंडियन प्लेट दोस्तों अफ्रीकन प्लेट से जुड़ी हुई है, और यह बाद में दोस्तों इंडियन प्लेट यहाँ से अफ्रीकन प्लेट से टूट गई, और यह दोस्तों ऊपर मूव करने लगी। यानी कि यूरेशिया की तरफ यह मूव करने लगी। यह प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरोप की तरफ, यूरेशिया की तरफ मूव करने लगी। तो यह दोस्तों हमारे भारत की, इंडिया की प्लेट है। और आपको मैंने बता दिया इसके बीच में ये दोस्तों टैथिस सागर है। इसके टूटने की वजह से जब दोस्तों दोनों 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 जब दोस्तों यानी कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जब आपस में ये टूटे, तो इनके बीचों में दोस्तों बहुत सारे अवसाद इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारे दोस्तों टूटने की वजह से लैंड के इसके जो भी कण थे बीच में बहुत सारे अवसाद के रूप में इकट्ठे हुए, जिन्हें सैंड्स कहा गया। तो दोस्तों इसी इंडियन प्लेट के ऊपर अवसाद थे। तो इसी तरीके से आप यहाँ कह सकते हो ये सब अवसाद हुए थे। तो इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है अवसाद, यानी कि सेंडिमेंट। तो दोस्तों जब इंडिया की जो प्लेट है वो जब यूरेशिया की तरफ मूव होने लगी, तो अपने साथ ये जितने भी सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, इनको भी अपने साथ ले जाने लगी है इंडियन प्लेट। तो जब दोस्तों ये इंडियन प्लेट ऊपर पहुंचकर जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराई, तो जितना भी जिसका अवसाद सेडिमेंट्स था ये दोस्तों बाहर निकल आया। यानी कि जब दोस्तों आपस में यहाँ पर जब इंडियन प्लेट आकर और यूरेशिया की प्लेट से टकराई, तो बीच में जो टैथिस सागर का जो भी दोस्तों अवसाद सेडिमेंट्स था, ये आपस में टकरा के बाहर निकल आया। तो यही दोस्तों जो अवसाद बाहर आकर बने, इसी ये फॉर्म बनाता दोस्तों आपका, इसी को बोलते हैं हिमालय। यानी कि दोस्तों जो अवसाद बाहर निकल के आए और वही सेडिमेंट से हिमालय बन गए। आपको दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हिमालय किस तरीके से बने होंगे ये समझ में आया। क्योंकि दोस्तों जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इसके बीच में जो टैथिस सागर था, इसके जो अवसाद यानी सेडिमेंट्स थे, ये दोनों प्लेटों के टकराने के बाद दोस्तों अवसाद बाहर निकल आए,
और यही अवसाद दोस्तों हिमालय बन गए। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम क्वेश्चन जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों कितने मीटर ऊंचाई पर वाली खड़ी पहाड़ी हो उसको पर्वत कहा जाता है, तो वो आपका 600 मीटर होना चाहिए। कैलाश पर्वत दोस्तों किस श्रृंखला का हिस्सा है? यह परा हिमालय बोलते हैं दोस्तों, इसको ही ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है दोस्तों, कौन सी भूमि का अंग है? तो ये आपका गोंडवाना लैंड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है, कौन सा है दोस्तों? यह पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। दोस्तों पहला पहला ऑप्शन ये है आपका यूरोप, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों साउथ अमेरिका, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका आपका हिस्सा है, अफ्रीका भी हिस्सा है, साउथ अमेरिका सॉरी दोस्तों, और ये अफ्रीका भी आपका हिस्सा है और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा है, लेकिन ये यूरोप आपका हिस्सा नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, ज्योग्राफी का जो मैंने भौतिक विभाजन आपको बताया है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर बने रहें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।